हे न्यूज़ प्रेसो में आपका वेलकम है। मैं मीरा हूँ। रोहन, ऑनेस्टली बोलो, आज न्यूज़ को लेकर तुम कैसा फील कर रहे हो? मैं रोहन हूँ और ऑनेस्टली आज थर्सडे है May 14, 2026 और आज उन दिनों में से एक है जब हेडलाइंस बहुत कुछ कर रही हैं। कुछ बातें जेन्युइनली बड़ी हैं, कुछ बस डीपली केओटिक हैं। दैट इज द नाइसेस्ट पॉसिबल समरी। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया बेसिकली चाइना को कह रहा है पाकिस्तान को इस तरह सपोर्ट करना बंद करो जिससे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को मदद मिलती हो। यही लाइन है। और कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है। ये ऑपरेशन सिंदूर की बात है, राइट? पहलगाम अटैक के बाद वाला वो 4-डे फ्लेयर अप। एग्जैक्टली। MEA के रणधीर जायसवाल ने सिंदूर को पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एक प्रिसाइज टारगेटेड स्ट्राइक कहा। यही ऑफिशियल फ्रेमिंग है। और इंडिया का कहना है कि चाइना ने इसमें पाकिस्तान की हेल्प की, इंक्लूडिंग ऑन साइट टेक्निकल असिस्टेंस। ये काफी सीरियस एक्यूजेशन है, भले ही न्यू दिल्ली ये ना कह रहा हो कि चाइना ने सीधे फाइट किया। राइट। और वर्डिंग बहुत केयरफुल है। वो बीजिंग पर डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट का आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन साफ कह रहे हैं कि चाइना की पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट अब इंडिया की निगरानी में है। और टाइमिंग थोड़ी ऑकवर्ड है क्योंकि ये सब ब्रिक्स रिलेटेड डिप्लोमेसी से पहले आ रहा है। यही तो पॉइंट है ना? इंडिया सिग्नल दे रहा है कि अगर पार्टनरशिप्स टेरर नेटवर्क्स को सपोर्ट करने लगे तो उनकी रेप्यूटेशन कॉस्ट होती है। जियोपॉलिटिक्स के साथ पब्लिक रिलेशंस बिल भी आता है। इंटरेस्टिंग लिटिल रिमाइंडर। और उन्होंने ऐसे अर्लियर चीज़ों से भी जोड़ा, जैसे पाकिस्तानी बेसिस पर चाइनीज इंजीनियर्स और AVIC का J-10 CE जेट्स जैसे प्लेटफॉर्म सप्लाई करना। यस। और काउंटर टेरर बैकड्रॉप में पहलगाम फेटालिटीज और मई 6 से 7 के बीच स्ट्राइक किए गए 9 टेरर कैंप्स हैं। तो इसी किसी वेग डिप्लोमेटिक कंप्लेंट की तरह नहीं पेश किया जा रहा। तो मैसेज बेसिकली ये है कि अगर आप टेरर लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद कर रहे हो तो एक्सपेक्ट मत करो कि बाकी लोग बस श्रग कर देंगे। प्रिसाइजली। और यूजुअल तौर पर इंडिया ये बात पॉइंटेड वे में कह रहा है, बट नॉट एस्केलेटरी। ओके, लेकिन क्या इससे चाइना के साथ कुछ एक्चुअली बदलता है? इमीडिएटली नहीं, लेकिन टोन सेट होता है। ब्रिक्स डिप्लोमेसी के बीच किसी मेजर पावर को पब्लिकली कॉल आउट करना कोई छोटी बात नहीं है। और ये फैक्ट कि इंडिया कह रहा है कि ये पार्लियामेंट और ब्रिक्स मीटिंग्स में डिस्कस हो सकता है, मींस वो इसे वन ऑफ नहीं मान रहे हैं। नो, वो इसे लार्जर पैटर्न का हिस्सा मान रहे हैं और इसीलिए रेप्यूटेशनल वार्निंग इम्पोर्टेंट है। मुझे अच्छा लगा कि इसे ग्लोबल एक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के फ्रेम में रखा गया। सबटेक्स्ट यही है, बिग कंट्री हो तो बिग कंट्री की तरह एक्ट करो। हाँ, डिप्लोमेटिक वर्जन ऑफ बी नॉर्मल। एग्जैक्टली। चलो जियोपॉलिटिक्स से वॉलेट्स गेटिंग स्क्वीज की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इंडियन से फॉरेन एक्सचेंज बचाने और गोल्ड परचेजेस कम करने की अपील कर रहे हैं और टाइमिंग की वजह से लोग आईब्राउ उठा रहे हैं। क्योंकि ये वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते क्रूड प्राइसेस बढ़ने और रुपी पर प्रेशर आने के ठीक टाइम पर आ रहा है, राइट? यस, ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये ऑस्टेरिटी नहीं, बस वाइजर स्पेंडिंग है। फ्यूल कम यूज करना, जहां पॉसिबल हो वर्क फ्रॉम होम, नॉन एसेंशियल फॉरेन ट्रैवल कम करना, पूरा पैकेज। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूलिंग, EVs, ट्रैवल और लग्जरी कंजम्पशन से जुड़े डिस्क्रिशनरी आउटफ्लो सीमित करना, ये बहुत ब्रॉड आस्क है। कैबिनेट कलीग्स को भी कहा गया कि नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस कम करें और कॉन्वॉय साइजेस घटाएं। PM ने भी डोमेस्टिक विजिट्स में अपना ट्रैवल फुटप्रिंट रिड्यूस किया है। वो पार्ट इंटरेस्टिंग है क्योंकि गवर्नमेंट क्लियरली वो बिहेवियर मॉडल करने की कोशिश कर रही है जो वो मांग रही है, या कम से कम टोन डेफ दिखने से बचना चाहती है। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये ऑस्टेरिटी जैसा लग रहा है और वो इस सिग्नल को लेकर मार्केट्स में चिंता जता रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर या वेलफेयर प्रोग्राम्स में कट से इनकार कर रही है, तो ये नहीं कह रही कि सब टाइट करो, बस जहां स्पेंड कर रहे हो वहां केयरफुल रहो। एग्जैक्टली। फिर भी इकोनॉमिक प्रेशर रियल है। क्रूड सर्जिंग है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोन सप्लाई रूट्स को डिसरप्ट कर रहा है और इंपोर्ट बिल भारी हो रही है। और मार्केट रिएक्शन भी सटल नहीं थी। ज्वेलरी स्टॉक्स और चेन सेल ऑफ हुए क्योंकि कंज्यूमर्स अनसर्टेनिटी से पहले ब्राइडल परचेजेस रश कर रहे हैं। वो पार्ट ऑलमोस्ट पेनफुली प्रिडिक्टेबल है। जैसे ही लोगों को लगता है कि पॉलिसी या प्राइसेस बदल सकते हैं, बिहेवियर तुरंत बदल जाता है। राइट। और कुछ इंडस्ट्री वॉइसेस कह रहे हैं कि डिमांड सप्रेस करने की बजाय एग्जिस्टिंग गोल्ड को मोबिलाइज किया जाए, जो हाउसहोल्ड्स को गोल्ड खरीदना बंद करने को कहने से बिल्कुल अलग आइडिया है। मे बी ज्यादा रियलिस्टिक, लेकिन रेगुलर लोग ऐसे वेग थ्रिफ्ट अपील का क्या करें? यही रियल क्वेश्चन है। अगर फ्यूल और फॉरेक्स प्रेशर बढ़ता रहा तो वॉलंटरी रिस्ट्रेंट की एक लिमिट होती है। और इसी से ऑयल मिनिस्टर की वार्निंग नीटली जुड़ती है। हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को करीब 1000 करोड़ पर डे का नुकसान हो रहा है। दैट्स ह्यूज। और सिर्फ कंज्यूमर्स को हायर क्रूड प्राइसेस से बचाने के लिए। यस, उन्होंने कहा कि क्यूमुलेटिव अंडर रिकवरीज एक सिंगल क्वार्टर में 1.98 लाख करोड़ तक पहुंच सकती हैं। यही नंबर उन्होंने सामने रखा।
तो फिलहाल कंपनीज बेसिकली लॉसेस अपने ऊपर ले रही हैं। एग्जैक्टली। पुरी ने कहा कि रिटेल फ्यूल प्राइसेस बढ़ाने का तुरंत कोई प्लान नहीं है और उन्होंने ये भी स्ट्रेस किया कि पंप प्राइसेस 4 साल से नहीं बढ़े हैं। लेकिन उन्होंने क्लियरली डोर खुला छोड़ा कि लॉसेस ऐसे ही बढ़ते रहें तो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उन्होंने छोड़ा, और वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बैकड्रॉप में यूएस, ईरान, वेस्ट एशिया क्राइसिस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और क्रूड अराउंड $105 अ बैरल है। तो इंडिया जो अपना मोस्ट क्रूड इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट बिल पर हिट खाता है और फिर स्टेट ओन रिटेलर्स कुछ ब्लो एब्जॉर्ब करते हैं। ये चेन रिएक्शन है। यस, और यही चेन रिएक्शन है जिसकी वजह से मोदी का कंजर्वेशन कॉल और पुरी की वार्निंग कनेक्टेड लगते हैं। गवर्नमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन और फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के बीच बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। वो ऑफिशियल लाइन है, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रूथ ये है कि उन्हें डिसाइड करना है कि पेन अब्जॉर्ब कितने टाइम तक करें बिफोर पॉलिसी चेंजेस दिखने लगे। और जब कंज्यूमर्स पहले से स्ट्रेस्ड हो तब कोई प्राइस हाइक लाउड तरीके से नहीं बोलना चाहता। बिल्कुल नहीं, लेकिन वार्निंग है, बस मिनिस्टेरियल लैंग्वेज में लिखी हुई। ओके, प्राइसेस से पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं और ये वन वोट थ्रिलर का क्लासिक केस है। तमिलनाडु एक सिंगल वोट को लेकर कोर्ट में पहुंच गया है और ये उतना ही ड्रामेटिक है जितना सुनाई दे रहा है। एक पोस्टल बैलेट जो एक तिरुपटूर के लिए था वो गलत तिरुपटूर को घेस दिया गया, राइट? यही कोर है। यस, क्लेम ये है कि शिवागंगा के तिरुपटूर नंबर 185 के लिए बैलेट तिरुपटूर डिस्ट्रिक्ट के तिरुपटूर नंबर 50 को भेजा गया और काउंट होने के बजाय रिजेक्ट कर दिया गया। और जिस एमएलए की बात हो रही है, सेथुपति, वो 1 वोट से जीते थे, जिससे सब कुछ और डेलिकेट हो जाता है। मद्रास हाईकोर्ट के वेकेशन बेंच ने कहा कि भले ही उनकी इलेक्शन स्टैंड करती हो, फ्लोर टेस्ट में उनकी पार्टिसिपेशन डिस्टेबलाइजिंग कॉन्सिक्वेंसेज ला सकती है। ये काफी एक्स्ट्रॉर्डनरी मूव है। उन्होंने इलेक्शन कैंसिल नहीं किया, वोट को फर्दर ऑर्डर्स तक पॉज किया और काउंटिंग रिकॉर्ड्स, वीडियो फुटेज और डिस्प्यूटेड बैलेट प्रिजर्व करने का आदेश दिया। तो वो इसे सिर्फ लोकल काउंटिंग डिस्प्यूट से ज्यादा मान रहे हैं। एब्सोल्युटली। कोर्ट ने साफ कहा कि फ्लोर टेस्ट ऑर्डिनरी सेशन से अलग है क्योंकि कॉन्सिक्वेंस इंडिविजुअल सीट से आगे जाता है। और असेंबली मार्जिन भी वेफर थिन है, 234 मेंबर हाउस में 119-120। इसीलिए ये गवर्नमेंट इटसेल्फ के लिए मैटर करता है। विजय की नई गवर्नमेंट बहुत प्रिकेरियस एज पर है। पेरियाकरुप्पन जो 1 वोट से हारे थे, उन्होंने पिटीशन फाइल की। यस, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे अर्जेंटली सुनने पर अग्री किया है, तो ये सीधा हाई स्टेक्स जुडिशियल फाइट में जा रहा है। मतलब एक बैलेट भी बहुत डैमेज कर सकता है जब नंबर्स इतने टाइट हों। और एक्यूरेटली जब हर प्रोसीजरल मिस्टेक कॉन्स्टिट्यूशनल थिएटर बन जाती है। यही स्टोरी है। ऑलराइट, बीजिंग की तरफ चलते हैं। ट्रंप वहां शी जिनपिंग के साथ टॉक्स के लिए पहुंच गए हैं और सीन पैक्ड है। पैक्ड इज वन वर्ड फॉर इट। वो एक डेलीगेशन के साथ वहां हैं जिसमें जेनसन हुआंग, टिम कुक और इलॉन मस्क शामिल हैं। वो लाइनअप बेसिकली कमर्शियल एम्बिशन चिल्ला रहा है। करता है, मैसेज डील्स, ट्रेड, टेक और अमेरिकन ब्रांड्स के लिए एक्सेस का है। और ईरान वॉर भी टॉक्स पर छाया हुआ है। यस, ट्रंप कह रहे हैं कि वो तेहरान पर लंबी बातचीत चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि क्राइसिस रिजॉल्व करने के लिए उन्हें बीजिंग की हेल्प की जरूरत नहीं है। जो इंटरेस्टिंग है क्योंकि चाइना बड़ा ऑयल कस्टमर है और मीडिएटर के तौर पर मैटर कर सकता है, कम से कम रीजनल टेंशंस में। बीजिंग भी 4 रेड लाइंस के साथ आ रहा है: ताइवान, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल सिस्टम्स और डेवलपमेंट राइट्स। ये बहुत साफ इधर हमें पुश मत करो लिस्ट है। एग्जैक्टली। ताइवान अभी भी बिगेस्ट फ्लैश पॉइंट है, खासकर क्योंकि बीजिंग चाहता है कि यूएस ताइवान को रेफर करने के तरीके में चेंजेस करे और आइलैंड के साथ फॉर्मल मिलिट्री टाइज का विरोध करता है। मीनवाइल वॉशिंगटन ने पास्ट में वेपन्स पैकेजेस अप्रूव किए हैं, सो फ्रिक्शन कहीं जा नहीं रही। नो, और बाकी मुद्दे टैरिफ्स, रेयर अर्थ्स, एआई भी टेबल पर है। और एनर्जी एंगल भी मैटर करता है क्योंकि एनालिस्ट्स देख रहे हैं कि बीजिंग हार्मोज और ब्रॉडर एनर्जी सिक्योरिटी पर कैसे एंगेज करता है। तो ये सिर्फ बायलैटरल फोटो आप नहीं है, ट्रेड, टेक, ईरान, ताइवान और रीजनल सिक्योरिटी सब एक ही रूम में बैठे हैं। और शायद यही पॉइंट है, दोनों साइड्स दिखाना चाहते हैं कि लेवरेज छोड़े बिना कोऑपरेशन हो सकता है। मे बी, लेकिन रेड लाइंस बताती हैं कि बीजिंग इम्प्रोवाइज करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ओके, क्राइम और इमिग्रेशन की तरफ चलते हैं। यूएस अथॉरिटीज कह रहे हैं कि करीब 10,000 फॉरेन स्टूडेंट्स ओपीटी के तहत हाईली सस्पेक्ट एम्प्लॉयर से लिंक्ड हैं। ये वही प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स को स्कूल के बाद ट्रेन करने के लिए होता है, राइट? और अब वो कह रहे हैं कि ये फ्रॉड मैग्नेट बन गया है। यस, ऑफिशियल्स ने एम्प्टी ऑफिसेज, लॉक्ड बिल्डिंग्स और एक ही एड्रेस का यूज करने वाली मल्टीपल फर्म्स का डिस्क्रिप्शन दिया। क्लासिक शेल कंपनी पैटर्न। प्रिटी मच। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मामलों में ओपीटी वर्कर्स की सुपरविजन इंडिया में बैठे मैनेजर्स कर रहे थे, जो ऑन साइट और यूएस बेस्ड ओवरसाइट रूल्स का उल्लंघन है। और ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है,
टेक्सास, वर्जीनिया, इलिनॉय, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, नॉर्थ कैरोलिना और फ्लोरिडा की बात हो रही है। एग्जैक्टली। आइस, DHS और HSI इसे नेशनल सिक्योरिटी और इमिग्रेशन इंटेग्रिटी इशू की तरह ट्रीट कर रहे हैं, सिर्फ पेपर वर्क की तरह नहीं। प्रोग्राम प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश के तहत शुरू हुआ, ओबामा के तहत एक्सपैंड हुआ और अपेरेंटली अपनी इनिशियल एक्सपेक्टेशन से भी आगे ग्रो करता गया। हाँ, ऑफिशियल फ्रेमिंग यही है। और वो केयरफुली ये भी कह रहे हैं कि कई स्टूडेंट्स अभी रिव्यू अंडर हैं, प्रूवन वायलेटर्स नहीं। जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर केस को एक ही कहानी में फ्लैटन नहीं करना चाहिए। राइट। इशू ये है कि रियल ट्रेनिंग रिलेशनशिप्स और फेक जॉब रिकॉर्ड्स, पेपर पर बने एंटिटीज जो स्टूडेंट्स को देश में रखने के लिए डिजाइन किए गए हों, उनमें फर्क किया जाए। और ये फैक्ट कि इससे फ्यूचर H1 भी पाथवेज भी अफेक्ट हो सकते हैं, मतलब ये सिर्फ एक टेम्पररी वर्क प्रोग्राम की बात नहीं है। नो, ये पूरा करियर पाइपलाइन टच करता है, इसीलिए इस क्रैकडाउन में टीथ है। ये उन स्टोरीज में से एक हैं जहां एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ही असल स्टोरी हैं। बहुत ज्यादा। ओके, अब कुछ लेस जियोपॉलिटिकली एग्जॉस्टिंग बात। CBSE क्लास 12th रिजल्ट्स आने वाले हैं और एक्सेस मॉडल और डिजिटल हो रहा है। दैट इज अ रिलीफ। और हाँ, डिजीलॉकर और उमंग टीजर नोटिसेस ड्रॉप कर रहे हैं। मतलब रिजल्ट सून है, भले ही ऑफिशियल डेट कंफर्म नहीं हुई। एग्जैक्टली। तीसरे वीक ऑफ मे की विस्पर्स है और रीसेंट क्यूज May 12 या 13 को कॉमन टारगेट्स की तरह पॉइंट कर रहे हैं, बट अभी कुछ ऑफिशियल नहीं। एग्जाम विंडो February 17 से April 10, 2026 तक था और CBSE ऑन स्क्रीन मार्किंग यूज कर रहा है। दैट शुड स्पीड थिंग्स अप व्हाइल स्कैन पेपर्स मार्क हो रहे हैं, कम से कम थ्योरी में। मेरी अपनी वॉइस में हेजिटेशन सुन लिया आपने। और स्टूडेंट्स प्रोविजनल डिजिटल मार्कशीट CBSE पोर्टल्स, डिजीलॉकर और उमंग पर रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड ID और डेट ऑफ बर्थ से चेक करेंगे। तो अब सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, मल्टी प्लेटफॉर्म रिलीज है। यस, और बड़ा पॉइंट डिजिटल वेरिफिकेशन है। स्टूडेंट्स इन रिकॉर्ड्स का यूज एडमिशंस, स्कॉलरशिप्स और काउंसलिंग के लिए कर सकते हैं। लेकिन उन्हें अनऑफिशियल लिंक से फिर भी केयरफुल रहना होगा। एब्सोल्युटली। ऑफिशियल एडवाइस है वेरीफाइड CBSE प्लेटफॉर्म्स पर ही भरोसा करना और फिर ज़रूरत हो तो वेरिफिकेशन, री-इवैल्यूएशन और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स हैंडल करना। ये स्ट्रेसफुल मोमेंट है, लेकिन बहुत मॉडर्न भी, सब क्लाउड बेस्ड, क्विक और समहाउ स्टिल नर्व रैकिंग। दैट्स रिजल्ट्स डे, हाई ड्रामा, लो स्लीप। और फिर है नीट 2026 पेपर लीक, जो नॉर्मल सेंस में स्ट्रेसफुल नहीं, फुल ब्लोन क्राइसिस है। हाँ, एग्जाम से पहले सर्कुलेटिंग लीक्ड टेस्ट पेपर में नेशन वाइड कैंसिलेशन ट्रिगर कर दिया। राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र और बियॉन्ड में पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने कोचिंग नेटवर्क्स और स्टूडेंट सर्कल से कनेक्शंस ट्रेस किए। और पैटर्न ऐसा लग रहा है कि रियल एग्जाम से मैच करने वाले क्वेश्चंस टेस्ट से कई दिन पहले सर्कुलेट हो रहे थे। रिपोर्ट्स यही कहती हैं। राजस्थान की SOG और IB इनपुट्स और बाद में CBI इन्वॉल्वमेंट सब वाइडर वेब की तरफ इशारा करते हैं। तो अब गवर्नमेंट और NTA ने एग्जाम कैंसिल कर दिया, रीटेस्ट अनाउंस किया और केस सेंट्रल एजेंसी को सौंप दिया। यस, क्योंकि स्केल बहुत बड़ा है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स डिसरप्टेड, हंड्रेड्स क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन्ड और 2 लाख स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पूल अब अनसर्टेनिटी के एक और राउंड से गुजर रहा है। 22 लाख कैंडिडेट्स, दैट इज मैसिव। है, और इसीलिए फॉलआउट इतना इंटेंस है। ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि रिपीटेड लीक्स सिस्टेमिक फेलियर दिखाते हैं। और इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ये है कि मेडिकल एडमिशंस प्रोसेस को फिर से शुरू करना पड़ेगा। राइट। गोल है एक क्रेडिबल, करप्शन फ्री री-एग्जामिनेशन रन करना, लेकिन ये अभी पूरी तरह नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा। स्टूडेंट्स के लिए ब्रूटल हिस्सा यही है, तैयारी उस चीज से वाइप आउट हो जाती है जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। एग्जैक्टली। ये सिर्फ लीक नहीं है, ट्रस्ट का कोलैप्स है। ओके, टोन में थोड़ी लाइटर एंडिंग, तो वो स्टिल मेसी। मौनी रॉय और सूरज नंबियार डिवोर्स बज़ हैंडल कर रहे हैं। इंटरनेट वही करता है जो सबसे अच्छा करता है। एक इंस्टाग्राम अनफॉलो नोटिस किया और तुरंत उसे एक कैथीड्रल बना दिया। दैट्स वेरी एक्यूरेट। फैंस ने देखा कि उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो किया है और सूरज ने रिपोर्टेडली अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। फिर रॉय ने पब्लिकली मीडिया हाउसेस से कहा कि उन्हें स्पेस और प्राइवेसी दी जाए और फॉल्स नैरेटिव से बचा जाए, जो शायद पॉसिबल सबसे नॉर्मल रिस्पॉन्स है। यस। हालांकि ABP न्यूज़ की सास बहू और साजिश ने सेपरेशन और पॉसिबल फाइनेंशियल या पर्सनल टेंशन्स की रूमर्स सर्कुलेट की हैं। लेकिन इनमें से किसी ने भी इसकी कंफर्मेशन नहीं दी है। करेक्ट। और दिशा पटानी का रिपोर्टेडली सूरज को अनफॉलो करना स्पेकुलेशन में और फ्यूल डाल गया। जनवरी 2022 में गोवा वाली उनकी वेडिंग बंगाली और मलयाली ट्रेडिशंस के साथ, शायद इसी वजह से लोग इतना स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे हैं। मे बी, लेकिन पब्लिक अफेक्शन लोगों को प्राइवेट डिटेल्स का एंटाइटलमेंट नहीं देता। फेयर। रॉय के पास द वाइव्स और है जवानी तो इश्क उन्हें है जैसे प्रोजेक्ट्स भी हैं, सो उनकी प्रोफेशनल लाइफ वैसे भी चल रही है। एग्जैक्टली। और उन्होंने फॉर्मल स्टेटमेंट भी दिया, फिर प्राइवेसी की अपनी प्ली दोहराई, जो इस बात का क्लियरेस्ट पॉसिबल सिग्नल लगता है कि ऑनलाइन नैरेटिव वेरीफाइड फैक्ट से बहुत आगे भाग रहा है। इंटरेस्टिंग है कि अब ऐसा कितनी बार होता है।
सोशल मीडिया रूमर इंजन बन जाता है और बाकी सबको उसी के लिए जवाब देना पड़ता है। हाँ, और कभी कभी सबसे रिस्पॉन्सिबल आंसर बस यही होता है, हमें नहीं पता। एग्जैक्टली। ऑलराइट, आज के लिए बस इतना ही न्यूज़ प्रेसो पर। हमारे साथ हैंग आउट करने के लिए थैंक्स और जुड़े रहिए, हम जल्द वापस आएंगे। और उम्मीद है साई करने की वजह थोड़ी कम होंगी। अभी के लिए बाय।